A very warm welcome to Study IQ, my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर इन गुड. आज 11th सितंबर 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे. आज हमारे टेबल के ऊपर हैं स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग्स 2019. फिर इंटरेस्ट वेवर को लेकर एक पैनल गठित की है भारत सरकार ने. क्रिसिल ने अपना फोरकास्ट रिलीज़ किया है भारत को लेकर. फिर कोविड-19 के टाइम पर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस भी बहुत सारे हो रहे हैं, उसको देखेंगे. और फिर देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री की साइज़ कितनी बड़ी है. आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए. इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. 21 सितंबर तक ईएमआई की ऑफर भी अवेलेबल हैं. ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन. अगर आप आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक. सबसे पहली खबर जो है ये है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग्स 2019. ये रिलीज़ हो चुके हैं. बेस्ट परफॉर्मर्स की बात करें तो नंबर 1 के ऊपर हैं गुजरात. अगर हम स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें, तो नंबर 1 इज़ गुजरात. और बेस्ट परफॉर्मर यूनियन टेरिटरी हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो ये रहा गुजरात और ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल जो है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर. एंड ऑफ कोर्स गुजरात का जो कैपिटल है आई एम श्योर आपको पता होगा, इट इज़ गांधीनगर. ये दोनों टॉप परफॉर्मर्स हैं. इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है सिंप्लीफाइंग कॉमर्स में, प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने में और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने की वजह से ये बेस्ट परफॉर्मर्स बने हैं. फिर 2 राज्य हैं, एक हैं कर्नाटका और केरला. They are top performing states in state startup rankings. इन्होंने इनोवेशन या फिर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप को फोस्टर किया है. फोस्टर करने का मतलब ये है कि इसको बढ़ावा दिया है और इसकी वजह से बिजनेस और फाइनेंस जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाए हैं ये राज्य. इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पर हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम, तमिलनाडु, आसाम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सिक्किम एंड उत्तर प्रदेश. इसी मौके पर बात करते हुए हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब, उन्होंने ये बताया कि भारत की स्टार्टअप्स ने ये कोविड-19 के टाइम पर काफ़ी अच्छे ब्रिलियंट आइडियाज़ और सॉल्यूशंस देश और दुनिया के सामने रखे हैं. उन्होंने ये भी बताया कि भारत की बहुत सारी स्टार्टअप्स जो हैं उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें, नए इनोवेटिव आइडियाज़ वो लेकर आए हैं. जैसे कि कैसे ग्रोसरीज़ को घर पर डिलीवर किया जा सकता है, जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनको कैसे डिलीवर किया जा सकता है, उनको लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें, डिजिटल इकोनॉमी का इस्तेमाल कैसे ज़्यादा हो सकता है और इसको प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारे नए इनोवेटिव आइडियाज़ हमें ये कोविड-19 के टाइम पर देखने को मिले हैं. और स्टार्टअप्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है. उन्होंने ये भी बताया कि हम सबको ये कोविड-19 क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए और इसमें कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करनी चाहिए. हमें इससे डर कर बैठ नहीं जाना है. ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है फ़िलहाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान लें. वी हैव टू फाइंड आउट वेज थ्रू विच वी कैन take our country as well as our economy out of this कोविड-19 क्राइसिस. हमें कुछ ऐसे रास्ते ढूंढने होंगे जिनके माध्यम से हम हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को इस कोविड-19 की वजह से जो एक डाउनफॉल हुआ है उसमें से हम इनको, हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को निकाल सकें. डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी आईक्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा. भारत सरकार ने एक कमिटी, 3 मेंबर वाली एक कमिटी गठित की है, एक्सपर्ट कमिटी. और ये जो एक्सपर्ट कमिटी है इसका मेन काम क्या होगा? इस कमिटी का काम ये है कि इनको एसेस करना है, इनको एक एनालिसिस करना है कि लोन वेवर, जो एक मोराटोरियम दिया गया था, राइट, उसके ऊपर, नॉट लोन वेवर, सॉरी, द राइट वर्ड इज़ इंटरेस्ट वेवर. मोराटोरियम के बारे में आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया तो 3 महीनों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मोराटोरियम दिया था कि आप ये 3 इंस्टॉलमेंट्स 3 महीनों के लिए अगर आप आपकी जो भी लोन चल रही है तो इसके ऊपर जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 3 महीनों तक आप पे मत कीजिए. 3 महीने के बाद आप ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं. तो प्रश्न ये आया कि इंस्टॉलमेंट को तो डिले कर दिया,
लेकिन व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, ये 3 महीनों का जो भी इंटरेस्ट है क्या वो भी चार्ज किया जाएगा? तो बैंक्स ने ये बताया कि हाँ, ये इंटरेस्ट जो है वो तो डेफिनेटली चार्ज करना ही पड़ेगा, वरना तो बिजनेस जो है वो पूरा चौपट हो जाएगा और फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। सारा जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 28 सितंबर 2020 की डेडलाइन दी है, कि डेडलाइन इन द सेंस कि 28 सितंबर को नेक्स्ट हियरिंग है। तो इस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ आंसर्स लेके जाने हैं। तो इसी आंसर्स को ढूंढने के लिए कि इंटरेस्ट वेवर अगर किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन लोन्स, यानी कि लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो इसकी इम्पैक्ट, इसका असेसमेंट करने के लिए ये एक्सपर्ट कमेटी को गठित किया है भारत सरकार ने। ये कमेटी जो है इनमें 3 मेंबर्स हैं और 1 हफ्ते के अंदर ये पैनल जो है अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये है फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया राजीव महर्षि साहब। तो ये इस कमेटी के हेड हैं। इनके साथ हैं रविंद्र ढोलकिया जो फॉर्मर IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं एंड हु वाज ऑन RBI मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। और फिर हैं SBI के फॉर्मर MD B श्रीराम। तो ये 3 मेंबर्स हैं, इनके हेड हैं राजीव महर्षि साहब, और ये कमेटी जो है वो ये असेसमेंट करने वाली है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक डायरेक्शन में ये भी बताया है, बैंक्स को ये बताया है कि वे सारे अकाउंट्स, वे सारी लोन्स जो 31 अगस्त तक अगर आपने उनको NPA डिक्लेयर नहीं किया है तो फिर आप उनको 31 अगस्त के बाद NPA डिक्लेयर मत करिएगा अनटिल फर्दर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि कब आपको इसके ऊपर कोई एक्शन लेनी है। फॉर टाइम बीइंग डोंट डिक्लेयर देम NPA। 3-member committee has been asked to measure the impact on the national economy and financial stability of waiving interest and interest on such loans। ये कमेटी को ये देखना है कि अगर ये इंटरेस्ट वेव किया जाता है, वेव यानी कि अगर इंटरेस्ट माफ़ किया जाता है, इसको 3 महीने का जो टाइम था इसको एक्सटेंड करके फिर 6 महीने का, टोटल 6 महीने का कर दिया, तो इसकी लास्ट डेट थी 31 अगस्त। तो ये 6 महीनों तक अगर लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है और जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है तो इसकी इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर कितनी होगी, क्या होगी, ये चीज़ को भी मेजर करेगी ये कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 प्रश्न रखे हैं सरकार के सामने। एक ये है कि क्या आप इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा ये है कि अगर लॉकडाउन के टाइम पर कोई जो कंपनी है, कोई बिजनेस जो है वो अगर मोराटोरियम पीरियड से गुजर रहा है तो क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस बिजनेस को डाउनग्रेड कर सकती है, उसके रेटिंग को डाउनग्रेड कर सकती है। ये 2 प्रश्न पूछे हैं, अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। वैसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो ये बता दिया था कि वेवर जो है इंटरेस्ट के ऊपर नहीं मिल सकता, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी हैं और क्रिसिल का फोरकास्ट ये है कि भारत की इकोनॉमी इस साल -9% क्लॉक करेगी, -9% हमारी GDP कॉन्ट्रैक्ट होगी। और दूसरी जो जैसे कि ICRA हैं, तो ICRA ने तो -9.5% बताया था, तो उन्होंने तो वैसा के वैसा ही रखा है। सबसे ज़्यादा जो है ये गोल्डमैन सैक्स ने बताया था, इसके बारे में मैंने आपके साथ बात भी की थी। तो बताइए, क्वेश्चन है कि गोल्डमैन सैक्स ने जो आंकड़ा रखा है भारत के लिए, उन्होंने जो फोरकास्ट किया है कॉन्ट्रैक्शन का, तो वो कितना है प्रिसाइसली। आई वांट द परफेक्ट आंसर, स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्रिसिल कॉल्ड फॉर रिफॉर्म्स। क्रिसिल ने ये बताया है कि भारत को बड़े रिफॉर्म्स की आवश्यकता है और ख़ास करके फिस्कल सपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट आपको करना चाहिए वल्नरेबल हाउस होल्ड को, जो गरीब घर हैं, परिवार हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और इसी के साथ साथ जो छोटे बिजनेस हैं उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना चाहिए, वरना इकोनॉमी की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। क्रिसिल ने यह भी बताया कि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ये पेंडेमिक जो है, ये कोविड-19, ये अपने पीक तक नहीं पहुंचा है। पीक का मतलब ये है कि अभी आंकड़े तो बहुत भयानक आ रहे हैं, 90,000 पर डे इतने आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको बताया जाता है कि ये पीक नहीं है। तो पीक क्या 2 लाख होगा? आई एम नॉट श्योर। आई थिंक
आई थिंक कि 2 लाख के आसपास पर डे 2 लाख जितने केसेस हमारे देश में आएंगे तो उसको शायद एक पीक माना जाता है, बट दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। और ऑफ कोर्स ज़्यादा टेस्ट हो रही हैं इसलिए ज़्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि इतने सारे बेड्स हमारे पास नहीं, इतने सारे लोगों को एक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो है वो हमारी कैपेसिटी के बाहर हैं, तो दैट विल बी द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। तो ये बताया है कि एक तो पेंडेमिक का पीक अभी नज़र नहीं आ रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने इतना कोई ख़ास फिस्कल सपोर्ट भी नहीं प्रोवाइड किया है, तो इसकी वजह से ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा डाउन हो सकता है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे सामने आया है, वो ये है कि बड़ी बड़ी बैंक्स की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, तो ये सारी बैंक्स के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रेड फ्लैग, यानी कि एक इस एक प्रकार की एक सस्पिशन ये क्रिएट कर रहे हैं कि अचानक से बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, उनके ट्रांजैक्शंस और उनके बिल्स अगर आप देखें या फिर ट्रांजैक्शंस काफ़ी बढ़ चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ें वो मंगवा रहे हैं या फिर बेच रहे हैं जिनका उनका कोर बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बेचने वाली कंपनी अगर फूड के साथ जुड़े हुए पेमेंट्स करने लगे तो आपके ऊपर मीन्स आप डेफिनेटली सोचेंगे कि ये इतने बड़े ट्रांजैक्शंस, ये आटा क्यों मंगवा रहा है, या फिर ये बिज़नेस जो है वो शुगर क्यों परचेज कर रहा है। जस्ट ए रफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सस्पिशन या फिर अनरिलेटेड गुड्स और सर्विसेज को ऑर्डर कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ बहुत सारा पैसा जो है वो देश के बाहर भी भेजा जा रहा है। तो ये एक सस्पिशियन डीलिंग्स जो हैं इसमें एक सर्ज यानी कि इसमें एक राइज देखने को मिला है। कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जहाँ पर 50% जितने, कुछ ऐसे मीन्स टॉप बैंक्स जो हैं जिन्होंने इस प्रकार के जो सस्पिशियस जो ट्रांजैक्शंस हैं तो उसमें 50% जितना राइज, इतना ज़्यादा उछाल हमें देखने को मिला है। हमारे देश में एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है FIU, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, और FIU जो है ये मेन यूनिट है या फिर मेन एजेंसी है जो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है उनको रिसीव करना, उनको एनालाइज करना, इस प्रकार के सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखना, ये सारा काम जो है ये FIU करता है। और ये सारा डेटा जो है, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो दूसरी इंटेलिजेंस और एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को प्रोवाइड करता है FIU। तो ये FIU के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और फ़िलहाल FIU जो है वो बहुत सारी ऐसी बैंक्स के ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा है। जनरली ये बताया जाता है कि हर महीने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जितने ऐसे, नॉट सॉरी 1 मिलियन, 1 लाख जितने, राइट, 1 लाख जितने इस प्रकार के केसेस नॉर्मल टाइम्स में रिपोर्ट किए जाते हैं बाय बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, राइट। 1 लाख जितने ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सर्ज देखने को मिला है। फिर बात करते हैं हाउ बिग इज़ रिलायंस। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस थिंग, लेकिन रिलायंस जो है वो भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने $200 बिलियन का मार्केट कैपिटल को क्रॉस किया है। और पता है रिलायंस कितनी बड़ी है? न्यूजीलैंड की इकोनॉमी से बड़ी है, कतार की इकोनॉमी से बड़ी है, और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उससे भी बड़ी है। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट जो है महाराष्ट्र, तो उसकी GSDP का 50% जितना है रिलायंस का मार्केट कैपिटल। नंबर 1 पर हैं एप्पल, फिर आप दूसरी कंपनीज के नाम देख सकते हैं। रिलायंस जो है इनका रैंक है 42। ओके, so that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. I'll see you soon. Enjoy your studies. Jai Hind.